साल 1513 एक 44 साल का इंसान जो फ्लोरेंस का सबसे ताकतवर अधिकारी हुआ करता था, उसे एकदम से गिरफ्तार कर लिया जाता है। रातों रात सब पलट गया। बिल्कुल। और उसके हाथ पीछे बांधकर उसे हवा में लटका दिया जाता है, बार बार जमीन पर गिराया जाता है ताकि उसके कंधे उखड़ जाएं। और जब वो इन भयानक टॉर्चर के बाद भी नहीं टूटता ना, तो उसे उसकी पदवी, उसकी पहचान और उसके शहर से बेदखल करके टस्कनी के एक छोटे से गांव में फेंक दिया जाता है। एकदम शून्य पिला दिया गया उसे। हाँ, तो आज के हमारे इस डीप डाइव का विषय इसी आदमी यानी निकोलो मैकियावेली की कहानी से जुड़ा है। हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं जिसका नाम है लाइफ एक्सप्लेन्ड इन 18 मिनट्स मैकियावेली। और आज की इस चर्चा का हमारा मिशन ये समझना है कि हमारी जो रोजमर्रा की लाइफ होती है उसमें जो वर्च्यू और फॉर्चूना है उसके बीच का रिश्ता क्या है। और हमें ये भी देखना है कि कड़ी मेहनत और किस्मत को लेकर जो हमारी गलत फहमियां हैं ना, वो कैसे दूर हो सकती हैं। अचानक आने वाले बदलाव से हम कैसे निपट सकते हैं। सही कहा। तो अगर मैं इसे थोड़ा आज के संदर्भ में देखूं तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी इंसान का स्टॉक मार्केट में सब कुछ डूब जाए, वो सड़क पर आ जाए, लेकिन वो निराशा में डूबने के बजाय उसी टूटी हुई मेज पर बैठकर एक ऐसी किताब लिखे जो दुनिया को बताए कि असल में दौलत और सत्ता काम कैसे करते हैं। एग्जैक्टली। और इस कहानी का जो मनोवैज्ञानिक पहलू है यार, वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। मतलब जब किसी इंसान से सब कुछ छिन जाता है तो आमतौर पे वो डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन मैकियावेली ने उस छोटे से गांव में अपना जो निर्वासित जीवन था उसे 2 अलग-अलग हिस्सों में बांट लिया था। 2 हिस्सों में? मतलब वो कैसे? तो दिन के समय ना वो लकड़हारों के साथ कुछ सिक्कों के लिए बहस करते थे, गांव वालों के साथ बैठकर ताश खेलते थे, चीखते चिल्लाते थे। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत ही हारा हुआ इंसान अपनी किस्मत पर रो रहा है। एक आम फ्रस्ट्रेटेड इंसान की तरह। हाँ, लेकिन स्रोत बताता है कि शाम ढलते ही तस्वीर एकदम बदल जाती थी। वो इंसान घर आता, दिन भर के अपने वो मैले कपड़े उतारता और बाकायदा राजसी कपड़े पहनकर उसी टूटी मेज पर बैठ जाता था। अरे वाह, राजसी कपड़े पहनकर? बिल्कुल। और वो अपने ख्यालों में जो प्राचीन महान विचारक थे उनके साथ संवाद करता था। वहीं उसने द प्रिंस लिखी। उस इंसान ने अपने दिमाग के अंदर एक पूरा साम्राज्य बना लिया था जो उसे बाहर की दुनिया के पागलपन से बचा रहा था। ये तो बहुत ही पावरफुल है। मतलब उसने अपने दिमाग को ही अपना किला बना लिया। सही बात है। और इसी मानसिक स्पष्टता से मैकियावेली का पहला सिद्धांत निकल कर आता है जो हमारी आज की दुनिया की उन मीठी मीठी कहानियों को पूरी तरह खारिज कर देता है जिनमें हम यकीन करना चाहते हैं। आप उस निष्पक्षता वाले भ्रम की बात कर रहे हैं ना? हाँ। स्रोत के अनुसार जीवन अच्छाई को इनाम नहीं देता, जीवन सच्चाई को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता को इनाम देता है। मतलब इंसान का जो स्वार्थ है वो कोई विलेन वाली बात नहीं है, वो तो एक इंजन की तरह है। मैकियावेली कहते हैं कि इसे गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की तरह समझना चाहिए। ये ना तो अच्छा है और न ही बुरा, ये बस अपना काम करता है। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी उलझन हो रही है और शायद कई लोगों को होगी। क्या हर इंसान को स्वार्थी मान लेना बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है? मतलब अगर हम दुनिया को इसी नजर से देखेंगे तो उन लोगों का क्या जो बिना शर्त प्यार करते हैं या जो दशकों तक वफादारी निभाते हैं? मैं समझ सकता हूँ, ये उलझन बहुत स्वाभाविक है। हाँ, क्योंकि क्या इंसानियत के हर रिश्ते को सिर्फ स्वार्थ के तराजू पर तौलना सही है? देखिए, स्रोत ये साफ करता है कि मैकियावेली कोई निंदक या सिनिकल इंसान नहीं थे। वो बस मानव स्वभाव के उस हिस्से को सामने ला रहे थे जो संकट के समय एक्टिव हो जाता है। इसे समझने के लिए 1494 में फ्लोरेंस पर हुए आक्रमण का उदाहरण देखते हैं। अच्छा, वो मेडिची परिवार वाला किस्सा? बिल्कुल। फ्लोरेंस में मेडिची परिवार का राज था और उन्होंने लगभग 60 सालों तक शहर पर शासन किया था। उन्होंने ना कला में पैसा लगाया, लोगों की आर्थिक मदद की और एक तरह से देखा जाए तो पूरे शहर की वफादारी को एक सुरक्षित निवेश की तरह खरीद लिया था। मतलब सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था और लोग उनके गुण गाते थे। हाँ। कोई बगावत नहीं थी। हाँ, लेकिन केवल तब तक जब तक हालात उनके पक्ष में थे। जैसे ही फ्रांस का राजा चार्ल्स 7वां अपनी विशाल सेना लेकर इटली पर चढ़ा तो पता है क्या हुआ? लोरेंजो के बेटे पिएरो डी मेडिची ने बिना लड़े ही शहर के किले सौंप दिए। बिना लड़े? एक भी कोशिश नहीं की? एकदम नहीं। और इसका नतीजा ये हुआ कि वो जो वफादारी 60 सालों से खरीदी जा रही थी ना, वो चंद घंटों में गायब हो गई। मेडिची परिवार के जो सबसे करीबी लोग थे वो भी रातों रात उनके खिलाफ हो गए
और महल को लूट लिया गया। बाप रे, रातों रात सब खत्म। हाँ, मैकियावेली उस वक्त जवान थे और ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्होंने समझा कि वफादारी कोई परमानेंट भावना नहीं है, ये एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है। जब पियरो ने बिना लड़े सरेंडर किया तो लोगों ने देखा कि मेडिची परिवार अब उन्हें सुरक्षा नहीं दे सकता, और जब सुरक्षा की बुनियाद ही गिर गई तो वफादारी की इमारत का ढहना तो तय था। ये वाकई बहुत गहरा मैकेनिज्म है। मतलब लोग किसी व्यक्ति के प्रति वफादार नहीं होते, वे उस सुरक्षा और सुविधा के प्रति वफादार होते हैं जो वो व्यक्ति उन्हें देता है। एग्जैक्टली। और अगर हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लें तो हम लोगों के व्यवहार से टूटते नहीं हैं। सही कहा। जब कोई छोड़कर जाता है या धोखा देता है तो हम ये समझ पाते हैं कि ये कोई पर्सनल अटैक नहीं था, बल्कि वो गुरुत्वाकर्षण का नियम था। उनका जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था वो कुछ और मांग रहा था। बिल्कुल सही। और यहीं से हम उस बड़े सवाल पर आते हैं। अगर दुनिया ग्रेविटी जैसे स्वार्थ के नियमों पर ही चलती है तो हम इस दुनिया में अपनी जिंदगी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यहीं पर मैकियावेली के दो सबसे बड़े सिद्धांत सामने आते हैं, फॉर्चूना और वर्च्यू। हाँ, फॉर्चूना और वर्च्यू। आज के समय में हम हर तरफ अनलिमिटेड पोटेंशियल की बातें सुनते हैं ना, कि इंसान जो चाहे वो बन सकता है। लेकिन मैकियावेली इस भ्रम को तोड़ते हैं। वो जीवन को इन दो ताकतों के बीच की एक 50-50 की जंग मानते हैं। तो पहले फॉर्चूना की बात करते हैं। स्रोत के मुताबिक ये कोई चमत्कारी किस्मत नहीं है जो आकर हमारी मदद करेगी। फॉर्चूना वो अंधी और बेपरवाह ताकत है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। एकदम बेकाबू। हाँ, जैसे अचानक आने वाली कोई महामारी हो गई, या गिरती हुई इकोनॉमी, या कोई ऐसा इंसान जो एकदम से हमारी जिंदगी में आकर सब कुछ तबाह कर दे। मैकियावेली से एक विनाशकारी बाढ़ वाली नदी कहते हैं जो हमारी लाइफ का 50% हिस्सा कंट्रोल करती है। ये सोचना ही कितना डरावना लगता है ना, कि हमारी जिंदगी का आधा हिस्सा ऐसी ताकतों के हाथ में है जिन्हें हमारी कोई परवाह नहीं है। सच में बहुत डरावना है। लेकिन स्रोत कहता है कि ये डरावना होने के साथ साथ आजाद करने वाला भी है, क्योंकि जो बाकी का 50% है वही ये तय करता है कि इंसान उस बाढ़ में बहेगा या तैरकर बाहर निकलेगा, और उस दूसरे हिस्से का नाम है वर्च्यू। यहाँ मुझे लगता है ये साफ करना बहुत जरूरी है कि वर्च्यू का मतलब अंग्रेजी का शब्द वर्च्यू यानी नैतिकता या अच्छाई बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ी गलतीफहमी होती है लोगों को। बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक वर्च्यू का अर्थ है कार्य करने की क्षमता, चतुराई, फैसले लेने की हिम्मत, और वो सारी स्किल्स जो हमने वक्त के साथ डेवलप की हैं। और इस पूरे समीकरण की सबसे बड़ी ट्रेजेडी पता है क्या है? लोग अपना पूरा समय और एनर्जी ऐसे कामों में लगा देते हैं जो उनकी वर्च्यू को रत्ती भर भी नहीं बढ़ाते। जैसे इंटरनेट पर अजनबियों से बहस करना। बिल्कुल वही। या उन लोगों को सफाई देना जो कभी हमारी बात समझना ही नहीं चाहते। जब हम ऐसी फालतू चीजों में उलझते हैं तो हम उस 50% हिस्से को भी गंवा रहे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में है। और फिर जब फॉर्चूना की बाढ़ अचानक आती है तो बचने का कोई रास्ता बचता ही नहीं है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझूं तो फॉर्चूना एक तरह से समुद्र का वो भयानक तूफान है जिस पर किसी का कोई बस नहीं है। अब ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि वे किनारे पर खड़े होकर तूफान रुकने की प्रार्थना करते हैं, या आसमान की तरफ देखकर शिकायत करते हैं कि यार ये तूफान क्यों आ गया। हाँ, वो बस रोते रहते हैं। जबकि वर्च्यू का असली मतलब है चुपचाप अपनी नाव को इतना मजबूत बनाना कि वो किसी भी तूफान को चीर कर निकल सके। मतलब हमारा काम तूफान को रोकना नहीं है, हमारा काम अपनी नाव की लकड़ियों को मजबूत करना है। क्या बात है, बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। और उस नाव को मजबूत करने की जो प्रक्रिया है वही जिंदगी की असली चुनौती है। अब जब हमें पता है कि फॉर्चूना की बाढ़ का आना तय है तो स्रोत हमें 3 ऐसी स्ट्रैटेजीज की ओर ले जाता है जो इन अचानक आने वाले बदलावों के खिलाफ हमें अंदर से लचीला या रेजिलिएंट बनाती हैं। तो पहली स्ट्रैटेजी क्या है? इनमें से पहली स्ट्रैटेजी एक ऐतिहासिक चक्र पर आधारित है जो है कठिनाई को गले लगाना या एम्ब्रेसिंग स्ट्रगल। इस हिस्से में स्रोत पॉलीबियस और मैकियावेली के विचारों का संदर्भ देता है ना, कि हर साम्राज्य, हर संगठन, यहाँ तक कि हर इंसान की जिंदगी एक तय चक्र से गुजरती है। हाँ, इंसान में ताकत आती है, उस ताकत से एक सिस्टम बनता है, वो सिस्टम तरक्की लाता है, तरक्की से जीवन में आराम आता है, और फिर वही आराम कमजोरी का कारण बन जाता है जो आखिर में पतन की ओर ले जाता है। ये तो एक पूरा लूप है। बिल्कुल। और इस चक्र का मनोवैज्ञानिक कारण समझना बहुत जरूरी है। पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हम अक्सर ये मानते हैं कि रोमन साम्राज्य बाहरी दुश्मनों के हमलों से गिरा है। हाँ, इतिहास की किताबों में तो यही फोकस होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि वे अंदरूनी आराम या कंफर्ट की वजह से पहले ही खोखले हो चुके थे।
जब एक पूरी पीढ़ी बिना कोई स्ट्रगल किए शांति और पैसे में पैदा होती है तो उनका जो माइंडसेट है वो जरूरत से हटकर हक या एंटाइटलमेंट पर आ जाता है। उन्हें लगता है सब कुछ उनका हक है। बिल्कुल। आराम एक ऐसा धीमा जहर है जो इंसान की उस अलर्टनेस को सुला देता है जो मुश्किल वक्त में काम आती है। टकराव और जरूरत ही वो भट्टी है जिसमें वर्च्यू की तरवा गड़ी जाती है। यार ये विचार आज के कॉर्पोरेट और पर्सनल लाइफ पे भी कितना सटीक बैठता है। मतलब जब कोई इंसान सालों तक एक ही आरामदायक नौकरी में बिना कोई नई स्किल सीखे बैठा रहता है तो उसे लगता है कि वो बिल्कुल सेफ है। हाँ, उसे लगता है कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन असल में वो अपनी नाव को अंदर से खोखला कर रहा होता है और फिर जब इकोनॉमी का तूफान आता है, छटनी होती है, तो उसकी नाव सबसे पहले डूबती है। एकदम सही। और अगर आराम हमारी नाव को खोखला कर रहा है तो इससे बचने के लिए हमें उस खेल में उतरना पड़ता है जहां सत्ता और सफलता के नियम तय होते हैं। और यहीं से हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी सामने आती है, दिखावा और सच्चाई, यानी द मास्क एंड ऑथेंटिसिटी। द मास्क। हाँ, स्रोत सारेक्यूस के एगाथोक्लीज का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स उदाहरण देता है जिसका जिक्र मैकियावेली ने द प्रिंस के 8वें अध्याय में किया है। एगाथोक्लीज ने बहुत क्रूरता और धोखे से सत्ता हासिल की थी, लेकिन वो कभी चैन से सो नहीं सका। एक मिनट, यहाँ ये हिस्सा थोड़ा परेशान करने वाला है। क्या स्रोत ये कह रहा है कि हमें सफल होने के लिए एगाथोक्लीज की तरह धोखेबाज और क्रूर बनना पड़ेगा? क्योंकि अगर हम हमेशा एक मुखौटा पहनकर जिएंगे तो ये वर्च्यू कैसे हुआ? ये तो सिर्फ एक अपराध है। नहीं, मैकियावेली एगाथोक्लीज के तरीके को प्रमोट नहीं कर रहे थे, वो दरअसल इसकी कमियों को समझा रहे थे। देखिए, जब कोई इंसान पूरी तरह से धोखे और खौफ के दम पर सत्ता हासिल करता है तो उसे अपना वो मुखौटा बनाए रखने के लिए अपनी 100% एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। ओहो, मतलब वो हर वक्त अलर्ट रहता होगा कि कोई असली चेहरा न देख ले। बिल्कुल। डर एक 2 वे स्ट्रीट है। अगर लोग आपसे डरते हैं तो वे डर के मारे आप पर हमला भी कर सकते हैं। इसीलिए एगाथोक्लीज कभी सो नहीं पाया। मैकियावेली का कहना था कि समय और हालात के हिसाब से आपको अपना रूप बदलना आना चाहिए, लेकिन आपका अंतिम लक्ष्य हमेशा सच्चाई या ऑथेंटिसिटी होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुखौटा केवल एक टेम्पररी हथियार होना चाहिए, कोई लाइफस्टाइल नहीं। असली लक्ष्य ये है कि हम इतने काबिल बन जाएं, हमारी वर्च्यू इतनी भारी हो जाए कि हमें अपनी अहमियत साबित करने के लिए किसी झूठ या दिखावे का सहारा ही ना लेना पड़े। एकदम सही समझे आप। मतलब हमारा दिखना और हमारा होना एक हो जाना चाहिए। मैंने देखा है जो लोग सालों तक दफ्तरों में या रिश्तों में सिर्फ अपनी इमेज चमकाने में एनर्जी लगाते हैं, वे अंदर से बहुत थक जाते हैं। बिल्कुल, वो बर्नआउट हो जाता है। हाँ, जबकि अगर वही एनर्जी काम में लगाई जाए तो नतीजे खुद चीख चीख कर सच बोल देते हैं। सही बात है। और जब इंसान अपनी पूरी एनर्जी उस मुखौटे को उतार कर असली काम में लगाता है तभी वो तीसरी और सबसे अहम स्ट्रेटजी तक पहुंच पाता है। और वो तीसरी स्ट्रेटजी है एक्शन लेना। बस कोई शाही खून नहीं था, कोई पुश्तैनी जायदाद नहीं थी, कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने केवल अपनी रणनीति और लगातार लिए गए साहसिक फैसलों के दम पर सत्ता हासिल कर ली। तो स्फोर्जा की कहानी से ये साफ समझ आता है कि सबसे बड़ा खतरा गलत फैसले लेना नहीं है, बल्कि कोई भी फैसला न लेना है। जो निष्क्रियता है ना, इनएक्शन, वो एक ऐसी दिमक है जो इंसान के अंदर मौजूद वर्च्यू को पूरी तरह खा जाती है। बिल्कुल। जब हम डर के मारे कोई कदम नहीं उठाते तो हम बस वहीं के वहीं सड़ने लगते हैं। और स्रोत यही कहता है कि एक गलत फैसला लेना हमेशा कुछ न करने से बेहतर होता है। इसके पीछे का मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। जब आप गलत फैसले लेते हैं तो आप गिरते हैं, आपको नुकसान होता है, लेकिन उस प्रोसेस में आपको नया डेटा मिलता है। आप सीखते हैं कि क्या काम नहीं करता। जो बैठकर बस ये कहते रहते हैं कि यार मेरे तो हालात ही खराब है, मैं क्या कर सकता हूँ। ये बहुत ही सच बात है। अक्सर जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं या अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो लोग हमें अंडर एस्टिमेट करते हैं, हमें कम आंकते हैं और हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा अपमान है और हम तुरंत उन्हें गलत साबित करने के लिए बेचैन हो जाते हैं। और यहीं पर हम सबसे बड़ी सामरिक भूल कर बैठते हैं। स्रोत में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। मैकियावेली मानते थे कि दुनिया की नजरों में बेवकूफ दिखना कोई अपमान नहीं है, बल्कि ये तो एक अनमोल मौका है। मौका? वो कैसे? देखिए, जब लोग आप पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, जब वे आपको किसी रेस का हिस्सा ही नहीं मानते, तब आपको सबसे कीमती चीज मिलती है, वक्त। अरे हाँ, वो वक्त जिसमें हम बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप अपनी नाव तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जब लोग हमें सीरियसली लेने लगते हैं तो वे हमारे रास्ते में रुकावटें भी डालने लगते हैं।
तो बेवकूफ दिखने का ये फायदा है कि आप चुपचाप अपनी वर्च्यू को इतना मजबूत कर सकते हैं कि जब आप दुनिया के सामने आए तो वे बस हैरान रह जाएं। और मजे की बात यह है कि मैकियावेली ने खुद इसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया था। निर्वासित होने के बाद उन्होंने 14 सालों तक एक ऐसा बीज बोया जिसका फल भले ही उन्हें उनके जीते जी उस तरह से नहीं मिला जैसी उन्हें उम्मीद थी। लेकिन आज 500 साल बाद भी दुनिया उनकी रणनीतियों का विश्लेषण कर रही है। हाँ, उनका शरीर तो फॉर्चूना का शिकार हो गया, लेकिन उनकी वर्च्यू आज भी अमर है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बहुत ही क्लियर तस्वीर उभर कर आती है। जीवन एक ऐसा खेल है जो हमारे बनाए नियमों से नहीं चलता। फॉर्चूना की बाढ़ कब, कहां से और कैसे आएगी ये कोई नहीं जानता। हम ये कंट्रोल कर ही नहीं सकते कि हमारे साथ क्या होगा, और हमें करना भी नहीं चाहिए। सही बात है। दुनिया की इस बेपरवाही से डरने या निराश होने के बजाय इसे अपनी आजादी के रूप में देखना चाहिए। जब दुनिया को हमारी परवाह नहीं है तो हमें भी दुनिया को खुश करने का बोझ उतार कर फेंक देना चाहिए। एकदम सही। हमारा पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि हम उस बाढ़ के लिए कितने तैयार हैं। बिना शोर मचाए अपनी स्किल्स को डेवलप करना, लगातार एक्शन लेना और केवल उन रिश्तों में इन्वेस्ट करना जो मुश्किल वक्त की कसौटी पर परखे जा चुके हों, यही अपनी वर्च्यू को मजबूत करने का इकलौता तरीका है। और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। हम सबके लिए ये सोचने वाली बात है कि अगर जीवन का 50% हिस्सा पूरी तरह से फॉर्चूना यानी अंधी किस्मत के हाथ में है और बाकी 50% हमारी वर्च्यू के हाथ में, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिन सफल लोगों को आज दुनिया जीनियस मानकर पूछती है वे बस साधारण वर्च्यू वाले लोग हों जिन्हें फॉर्चूना ने एक जबरदस्त लहर दे दी हो? ये बहुत ही शानदार पॉइंट है। और जो लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं शायद उनकी वर्च्यू बहुत ज्यादा हो, लेकिन वे अभी बस फॉर्चूना के विपरीत बहाव से लड़ रहे हों। बिल्कुल। ये सफलता और विफलता के जो पूरे ढांचे हैं ना, उन पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है। हम अक्सर लहरों के बहाव को ही नाव की मजबूती मान लेने की भूल कर बैठते हैं। तो अगली बार जब हम किसी की सफलता या विफलता को जज करें तो हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि हम उनकी वर्च्यू देख रहे हैं या केवल उनका फॉर्चूना। जरा उस 44 साल के इंसान के बारे में सोचिए जो एक छोटे से कमरे में बैठा है। उसका फॉर्चूना उसे पूरी तरह डुबा चुका था, लेकिन उसकी वर्च्यू ने एक ऐसी किताब लिख दी जो सदियों बाद भी जिंदा है। यही तो वर्च्यू की असली ताकत है। बिल्कुल। तूफान आते रहेंगे, बस अपनी नाव मजबूत करते रहिए।